जोहार, जय मूल्यों में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। किसी एक कवि ने कहा कि गरीब की थाली में पुलाव है क्या, जरा देखो कहीं चुनाव है क्या। यानी जब जब चुनाव होते हैं तब तब राजनीतिक पार्टियों की ओर से, वहां की सरकारों की ओर से मतदाताओं को लुभाने के लिए कई प्रकार के आश्वासन, नई योजनाएं और कई प्रकार की सौगातें दी जाती हैं। भारत जैसे देश में जहां हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, वहां के गरीब की थाली में कम से कम 3 बार तो पुलाव होता ही है। एक लोकसभा के चुनाव में, दूसरा विधानसभा के चुनाव में और तीसरा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में। अब यह सोचकर देखिए कि क्या होगा जब गरीब की थाली में केवल एक बार ही पुलाव आ जाएगा और उस एक बार के बाद सीधे 5 साल के बाद ही उसे पुलाव मिलेगा। क्या वह गरीब 5 साल जिंदा भी रहेगा? हमें उस गरीब की तो पता नहीं है, लेकिन देश का लोकतंत्र जरूर मर जाएगा। हालांकि चुनाव कराना केवल किसी की थाली में पुलाव परोसने के लिए बनाया गया कार्यक्रम नहीं है, बल्कि चुनाव कराना भारत जैसे राष्ट्र में लोकतंत्र के लिए निहायत ही जरूरी बात है। उसके विरोध में केंद्र की एनडीए सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन लाने की बात कही है और केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने उसे पारित भी किया है। इस वन नेशन वन इलेक्शन से किसका फायदा और किसका नुकसान होगा? क्या इसकी व्यवहारिता होगी? क्या वास्तव में इसे लाना संभव भी होगा या नहीं? यह जानना और समझना जरूरी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव आमतौर पर 5 साल के अंत में होंगे, लेकिन यह सवाल है कि उपचुनाव कभी भी हो सकते हैं। विधानसभा को 5 साल की अवधि समाप्त होने से पहले भंग किया जा सकता है। नतीजतन मतदाता सूचियों को हर समय अपडेट रखना होगा ताकि नया चुनाव किसी कठिनाई के बिना ही पूरा हो सके। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 15 जून 1949 को संविधान सभा में अनुच्छेद 289 पर बहस करते हुए कही थी। इसके मुताबिक देश में कथित आजादी के बाद जब चुनाव हुए तब वह चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन जैसे जैसे राज्य सरकारें गिरती बनती गई वैसे वैसे उनका कार्यकाल व चुनाव कराने का समय अलग अलग होते गया। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संविधान निर्माताओं ने दुनिया के प्रसिद्ध अध्यक्षीय लोकतंत्र के बजाय संसदीय लोकतंत्र को चुना, क्योंकि उसमें जनता के प्रति जवाबदेही का सिद्धांत लागू कर दिया गया है। अध्यक्षीय लोकतंत्र में स्थिरता का सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि एक बार चुने गए राष्ट्राध्यक्ष को किसी भी कीमत पर पद से हटाया नहीं जा सकता, फिर चाहे वह जनता के विरोध में ही काम क्यों न कर रहा हो। यानी उसकी सरकार स्थिर होगी, स्थिर रहेगी, जैसे अमेरिका में है। वही संसदीय लोकतंत्र में जवाबदेही है। इसका अर्थ यह है कि चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होगी। यदि सरकार जनता के विरोध में काम करती है तो उसे गिराया जा सकता है, वह स्थिर नहीं होगी। और हमारे देश में कई बार केंद्र सरकार गिराई जा चुकी है, उसमें स्थिरता नहीं है। यानी अध्यक्षीय लोकतंत्र में सभी चुनाव एक साथ कराना संभव है, क्योंकि वहां पर एक बार चुनी हुई सरकार को निर्धारित समय सीमा से पहले गिराया नहीं जा सकता। लेकिन भारत में सभी चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है, क्योंकि यहां की सरकारों को किसी भी समय गिराया जा सकता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन भारत के संसदीय लोकतंत्र को अध्यक्षीय लोकतंत्र की ओर ले जाने के प्रयास का एक हिस्सा माना जा रहा है। इसके लिए विपक्षी दलों की ओर से केंद्र सरकार का विरोध भी हो रहा है। जब हम सभी चुनाव की बात करते हैं तब उसमें केवल लोकसभा व विधानसभा के ही चुनाव शामिल है। एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव लोकसभा व विधानसभा चुनाव होने के 100 दिनों बाद लिए जाएंगे। यानी जब सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का प्रचार कर रही है तब हमें यह समझ में आना चाहिए कि वह असल में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाता है और चुनाव के बाद किसी राज्य की सरकार विधान भवन में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती या उसका 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही यदि वह सरकार गिर जाती है, गिराई जाती है, तो ऐसे समय में क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा या संबंधित राज्य में फिर से चुनाव किए जाएंगे? यह सवाल भी चर्चा में है। समिति ने इसका जवाब दिया है कि यदि किसी राज्य में ऐसा होता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि बचे हुए समय के लिए वहां पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे।
और उसके बाद 5 साल पूरे होने पर लोकसभा व अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ उस संबंधित राज्य का भी दोबारा चुनाव होगा। यानी एक राज्य में 5 साल के भीतर कम से कम 3 बार चुनाव होने की संभावना नजर आती है। इस लिहाज से भी यह वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य आयुक्त SY कुरैशी ने वन नेशन वन इलेक्शन की व्यावहारिकता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा चुनाव कराने के लिए हमारे पास उतने मानवीय संसाधन नहीं है। इस साल समाप्त हुए लोकसभा चुनाव के लिए 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों ने काम किया था। उनमें भी बैंकों व विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को जोड़ा गया था, क्योंकि केंद्र, राज्य व निम्न सरकारी कर्मचारियों की संख्या लोकसभा चुनाव कराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यदि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना है तो इन 1.5 करोड़ कर्मचारियों के अलावा 6 से 7 लाख का मानवीय संसाधन लगेगा, वह कहां से लाया जाएगा? यह गंभीर सवाल है। इसी बात पर तंज कसते हुए सपा नेता व लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं यह योजना चुनाव का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है। ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उनके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है। इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी अपने ही लोगों को ठेके पर दे रहे हैं। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर कहते हुए दिखाई दी कि बार बार के चुनाव से विकास कार्यों पर असर पड़ता है। इसको लेकर SY कुरैशी ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को यदि सही से ठीक से पढ़ा जाए तो समझ में आता है कि उसमें आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी पुरानी योजना या पुराना कार्य बंद करने के बारे में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। उसमें तो यह लिखा गया है कि आचार संहिता के दरमियान सरकार कोई नई योजना या कोई नया काम शुरू नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीतिक दल 4 साल 11 महीने जनता के विकास के लिए कोई योजना या कोई काम नहीं करते। जैसे ही चुनाव आ जाते हैं वैसे ही वह मतदाताओं को लुभाने के लिए नई नई योजनाएं घोषित करते हैं। यह ना हो सके इसके लिए आचार संहिता में यह बात लिखी गई है। सरकार का यह तर्क भी है कि बार बार के चुनाव में खर्चा ज्यादा होता है। वन नेशन वन इलेक्शन से पैसों की बचत होगी। इस बात पर कुरैशी ने कहा कि चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा तो राजनीतिक दल ही खर्च करते हैं। एक उम्मीदवार को एक लोकसभा चुनाव में 95 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति है, लेकिन राजनीतिक दल एक सीट के लिए 20 से 25 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। कुरैशी आगे कहते हैं कि यदि केंद्र सरकार को चुनाव में खर्च होने वाले पैसों की इतनी ही ज्यादा चिंता है तो वह ऐसा कानून बनाए कि जिससे राजनीतिक दलों पर भी चुनाव में पैसा खर्च करने की मर्यादा लगे, लेकिन वह यानी राजनीतिक दल ऐसा काम नहीं करेंगे। दूसरी बात SY कुरैशी ने कही कि चुनाव आयोग के पास 15 से 20 लाख ईवीएम्स और उतनी ही वीवीपैट मशीनें हैं। यदि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं ये तीनों चुनाव एक साथ लिए जाते हैं तो 3 गुना ईवीएम्स और वीवीपैट्स लग चाहिए। उनके लिए जो हजारों करोड़ रुपया लगेगा वह भी तो खर्चा ही है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में लगभग 55 से 60 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ था। इस साल के लोकसभा चुनाव का खर्च उससे कई ज्यादा है। अनुमान यह है कि 1,35,000 करोड़ रुपए का खर्चा इस साल के चुनाव में किया गया है। उसमें भी सबसे ज्यादा पैसा भाजपा ने और उसके बाद कांग्रेस ने ज्यादा पैसा खर्च किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने कुल 62 राजनीतिक दलों से बात की। उनमें से 32 पार्टियों ने समर्थन, 15 ने विरोध और बची हुई 15 पार्टियों ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। ज्यादातर विरोधी दलों ने इसका विरोध ही किया है। उनके मन में यह आशंका है कि उनका अस्तित्व ही इससे समाप्त हो जाएगा या खतरे में आ जाएगा। यदि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो जिन दलों के पास ज्यादा मानवीय संसाधन, ज्यादा आर्थिक संसाधन है वे दल ही चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएंगे और जिन क्षेत्रीय दलों के पास दोनों चुनाव लड़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मानवीय व आर्थिक संसाधन नहीं है उनके चुनाव हारने की संभावना ज्यादा होगी या उन्हें किसी एक ही चुनाव पर अपनी सारी शक्ति व संसाधन लगाने होंगे। ऐसे में उनका केंद्रीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं होगा और देश द्विदलीय राजनीति की ओर आगे बढ़ेगा।
जिसमें क्षेत्रीय दलों की अहमियत समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा लाभ भाजपा व कांग्रेस जैसी ब्राह्मणवादी दलों को मिलेगा, क्योंकि उन्हीं के पास राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का संगठनात्मक जाल और पर्याप्त मात्रा में साधन संसाधन भी है। इसमें दूसरी बात मुद्दों को लेकर कही जा रही है। एक ही मतदाता प्रत्येक चुनाव में अलग अलग सोच कर वोट देता है। वह लोकसभा चुनाव के लिए अलग सोच रखता है, विधानसभा के लिए अलग और स्थानीय स्वराज्य संस्था के लिए अलग सोचता है। उसके अलग मुद्दे होते हैं, अलग प्रायोरिटी होती है। यदि ये सारे चुनाव एक साथ हुए तो उसे अलग अलग सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा और केंद्रीय स्तर के एजेंडे में बनाए गए मुद्दे ही पंचायत के चुनाव में आएंगे और उन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर प्रचार किया जाएगा। जैसे भाजपा यदि मुस्लिम विरोध को एजेंडा बनाती है तो वही एजेंडा पंचायत के चुनाव में ही चलाया जाएगा। इससे राज्य तथा ग्रामीण इलाकों की समस्याएं, उनके मुद्दे चर्चा में ही नहीं आएंगे और वह लुप्त हो जाएंगे, जिनका समाधान कभी भी हो पाना मुश्किल है। इसलिए भी कई क्षेत्रीय दल इसका विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने के लिए ईवीएम की बड़ी भूमिका रही है। वन नेशन वन इलेक्शन से ये और भी आसान हो जाएगा, ऐसा आरोप शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत को लगता है। उन्होंने कहा कि यह एक साथ लोकसभा व विधानसभा चुनाव ईवीएम में घोटाला करके जीतने की साजिश के तहत लाने की योजना केंद्र सरकार ने बनाई है। गौरतलब है कि ईवीएम में घोटाला करने के लिए ब्राह्मणवादी पार्टियों को हर साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, हर बार प्रयास करने पड़ते हैं। उसके लिए संभवतः पैसों का उपयोग, मानवीय संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। यदि सभी चुनाव एक साथ किए जाएंगे तो ईवीएम्स में घोटाला करना तुलनात्मक दृष्टि से आसान हो जाएगा। इसके अलावा हर बार चुनाव के बाद ईवीएम में धांधली को लेकर जो चर्चाएं होती है, जो आरोप लगते हैं, उसे भी एक ही बार में निपटाया जा सकता है। इसलिए केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव लाने के प्रयास में है, ऐसा संजय राउत को लगता है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सबसे पहले सरकार को संसद के दोनों सदनों में बिल लाना होगा। चूंकि इस बिल से संविधान संशोधन होगा, इसलिए ये तभी पास होंगे जब इन्हें संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। यानी लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद से पास होने के बाद कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। यानी 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास कराना उतना ही जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल कानून बन सकेंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार के पास राज्यसभा में 121 सदस्य संख्या के साथ बहुमत है, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं है। लोकसभा में उनके पास 292 सदस्य ही है। ऐसे में वे इस बिल को कैसे पारित करेंगे, यह सवाल उठाया जा रहा है। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि जब भाजपा के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत था 2019 में, 2014 में, तब उन्होंने इसे क्यों नहीं लाया, और अब जब उनके पास लोकसभा में ही बहुमत नहीं है तब ये क्यों ला रहे हैं। इसके जवाब में कहा जा रहा है कि यह केवल मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी शाह ने की हुई साजिश है, ताकि जिन मूल मुद्दों पर देश में चर्चाएं चल रही है उसे बंद किया जा सके। एक आरोप तो यह भी है कि अल्पमत वाली वर्तमान केंद्र सरकार कई मुद्दों से घिरी हुई है। संभवतः अगले 6 महीने में सरकार गिर सकती है। उस पर चर्चा ना हो, उसकी चर्चा को भटकाया जा सके, इसलिए इस प्रकार की चर्चा भाजपा की ओर से की जा रही है।